हम सुनेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, क्योंकि जब हम विकसित राजस्थान 2047 की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं सालों से उलझे मामलों को जो कुछ महीनों में सुलझा दे, जब हम बात करते हैं आमजन की समस्याओं को एसी रूम में ना बैठकर उनके बीच भले कीचड़ और सड़कों पर उतरना पड़े, वहां जाकर उसे देखे तो एक ही नाम नजर आता है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का। मैं उनको आमंत्रित करूं उससे पहले शब्दों को विराम देती हूं और कुछ तस्वीरों के जरिए उस शख्सियत को और भी करीब से जानते हैं। एवी प्लीज। लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बड़ी सोच, बड़े काम, कर्मयोगी, संवेदनशील, मिलनसार, राजस्थान के आम आदमी और आम कार्यकर्ता के प्रतिनिधि, सरपंच से लेकर राजस्थान के मुखिया तक का सफर, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं। कहीं भी काफिला रोककर लोगों से मिल लेते हैं। मॉर्निंग वॉक पर, पार्क में जनता से बात, रोज जन सुनवाई, आम गरीब जरूरतमंद के लिए हर वक्त चिंतित। मुख्यमंत्री बनते ही जनहित में लिए कई बड़े फैसले, सबसे बड़े सियासी मुद्दे, ERCP को सुलझाया, यमुना जल समझौते को धरातल पर उतारने की तैयारी। कोयला संकट हो या फिर कोई और समस्या, खुद करते हैं पहल। पेपर लीक के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, क्राइम कंट्रोल और साइबर क्राइम का नेटवर्क ध्वस्त, अवैध खनन पर लगाई लगाम, प्रशासनिक विभागों की मैराथन समीक्षा बैठकें, महिला सुरक्षा की प्राथमिकता, युवाओं को रोजगार देने और नई भर्तियों पर जोर। युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान और सभी वर्गों का रखते हैं ख्याल। पहले ही बजट में राजस्थान के विकास के लिए 10 संकल्प, 350 बिलियन की इकोनॉमी से चमकेगी राजस्थान की तस्वीर। सर्वजन हिताय और राजस्थान के सर्वांगीण विकास की सोच, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन का संकल्प। राजस्थान को निवेशकों के लिए आदर्श प्रदेश बनाने की सोच। 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। पीएम मोदी देश विदेश के चुनिंदा निवेशकों के साथ करेंगे चर्चा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से खुलेंगे विकास के नए द्वार। आपके नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर अग्रणी रहे। भजनलाल शर्मा, विकसित राजस्थान की आस, जन जन का विश्वास, देश में राजस्थान को नंबर 1 बनाने का संकल्प। आप लोग राजस्थान बने अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान 2047 विजन के जनक। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकसित राजस्थान 2047 के इस फर्स्ट इंडिया द्वारा इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और अभी कह रहे थे कि किसान, पगड़ी वाले, ग्रामीण परिवेश, ऐसे व्यक्ति को UDH मंत्रालय दिया है। इसके पीछे भी राज है, क्योंकि वो व्यक्ति जो गांव और जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, वो उतनी ही ताकत के साथ करता है। इसलिए हमारे किसान नेता के नाम से जानने वाले झाबड़ सिंह जी को
यूडीएच मंत्री रहते हुए उनका काम आपने देखा है। फर्स्ट इंडिया के सीएमडी सम्मानीय जगदीश चंद्र जी साहब, जो हर दिल अजीज हैं और सभी को उस मुस्कुराहट के साथ आमंत्रित करते हैं। और आप देखते हैं कोई भी टीवी चैनल हो, लगातार उनकी जो सक्रियता रहती है वो काबिले तारीफ है। ऐसे जगदीश चंद्रा जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच टी रविकांत जी, फर्स्ट इंडिया के निदेशक वीरेंद्र चौधरी साहब, सीईओ पवन अरोड़ा जी, मेरे से कह रहे थे पवन अरोड़ा जी के लिए जगदीश चंद्र जी, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, पवन अरोड़ा जी आपके चैनल को बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मन से काम कर रहे हैं। सीनियर एडिटर जितेंद्र सिंह शेखावत जी, मेरे सामने बैठे सभी यूडीएच मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधि और पूरे राजस्थान से आए वो सभी फर्स्ट इंडिया के संवाददाता और सभी नगर निकाय से आए उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी इंजीनियर, अधिकारी, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह कल्पना मात्र नहीं है। आपने देखा होगा विजन 2047, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाव है और जो विजन है, क्योंकि मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे भी देश थे जिनको हमारे बाद आजादी मिली, लेकिन वो हमसे आगे विकसित राष्ट्र बनने की होड़ में कहीं ना कहीं वो हमसे आगे हैं। उसका कारण सीधे सीधे नजर आता है कि हम कभी भी, अगर हम टारगेट लेकर के हम काम नहीं करेंगे तो हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने टारगेट लेकर के काम पूरा किया है वो काम सफल भी हुआ है और वो राष्ट्र आगे भी बढ़ा है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर कुछ धारणाएं बदली हैं और वो धारणाएं आपके सामने हैं। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, देश के विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो। आपने 2014 के बाद ये परिवर्तन पूरे देश के अंदर देखा है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम टारगेट लेते हैं तो उस टारगेट को लेते हुए हमें हमारे विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये वही विजन है कि जो 2047 का विजन है। 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, हमारा राजस्थान कैसा होना चाहिए, उन क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नए नए इनोवेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यह जब तक कल्पना नहीं होगी, जब तक हमारा काम नहीं होगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि हम जब मकान बनाते हैं तो मकान कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। मकान कितनी बार बनता है?
मैं फिर पूछ रहा हूं दोबारा, मकान कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। मैं कहता हूं मकान एक बार नहीं, मकान 2 बार बनता है। 2 बार कैसे बनता है? एक बार उसका नक्शा बनता है, उसका मॉडल बनता है, और उस नक्शे को और मॉडल को बनाते हुए आप उसको 2 बार 3 बार मिटाते हैं, फाड़ते हैं, फेंकते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं। किसी पड़ोसी का सहयोग लेते हैं तो किसी आर्किटेक्ट का सहयोग लेते हैं, किसी ना किसी का सहयोग लेते हैं। बनता है कि नहीं बनता है? पहले नक्शा पर बनता है कि कागज पे बनता है? नक्शा बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। जब वो बन जाता है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। आपको सिर्फ उस मकान की फिर व्यवस्था करनी है कि उसको कैसे बनाना है, क्या क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर आपको चलना होता है। लेकिन मकान का विजन आपके मन में आ गया, आपके दिमाग में आ गया कि मुझे कितनी आवश्यकता है मेरे मकान की, आगे चल करके ये विजन मेरे पूरा आपके पास होता है। लेकिन जब आगे वो मकान बनता है तो उसमें आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन आप बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हो कि मेरा ये मकान बनने वाला है, और फिर आपका वो मकान बनकर के तैयार होता है। यही हमारा विजन है। हमारे अंदर हमारी कल्पना हो, हमारी कल्पना के आधार पर हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा भारत विकसित हो, यह कल्पना होना आवश्यक है। कल्पना के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे काम भी हैं जिनको हमें करना होता है। वो करना होता है क्योंकि प्रकृति का सामंजस्य बहुत आवश्यक है, और जब तक प्रकृति का सामंजस्य नहीं होगा तो प्रकृति आने वाले समय में उस सामंजस्य को धीरे 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 उसको, प्रकृति का जो सामंजस्य है उसको अगर हम छेड़ेंगे तो प्रकृति उसमें आगे चल करके हमको नुकसानदेह होगी। क्योंकि आज हमें यह नहीं देखते, आज हम ये नहीं देखते हैं कि गांव और शहरों की ये आबादी का फर्क कैसे आया। पहले हम कहते थे, आप पढ़ते थे कि 80% आबादी गांव में रहती है, लेकिन आज की आबादी आप देखिए कितनी गांव में रहती है। आखिरकार इस बात के लिए हमें सोचना होगा कि गांव में आबादी कम क्यों और शहर पर इतना भार क्यों। क्या कभी हमने इस पर विचार किया? हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए, और इस बात पर विचार इसलिए करना चाहिए कि आखिरकार गांव क्यों छोड़ा, उनकी आवश्यकता क्या थी। क्योंकि हमको जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो सुविधा हम गांव में अवेलेबल नहीं करा सके, वो सुविधा हम नहीं दे सके, इसलिए उनकी मजबूरी थी कि गांव छोड़ करके शहर को आना। और ये कब सोचना था? राष्ट्र के विजन की बात करते हुए, राष्ट्र को विकसित बनाने की बात हम करते हैं तो इन सारी बातों को हमें सोचना होगा। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आज भी हम नगर निकाय की हम बात करते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या हो। आखिरकार बोल आ रहे हैं, आने वाले समय में हमें पता है कि हमारा जयपुर आगे बढ़ने वाला है। अभी अभी जब मैंने पानी की स्थिति खराब हुई थी तो मैंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। मैंने उनसे कहा कि आज भी हमारा पुराना जयपुर है, उसमें इतनी बड़ी समस्या नहीं हुई, इतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो हमारा जयपुर बाद में बसा है उसमें कितनी बड़ी परेशानियां हुई। हाँ, हो सकता है बारिश ज्यादा होती है तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन उससे पहले हमको हमारा विजन देखना होगा कि हमारी आने वाले समय में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ने वाली है, आने वाले समय में हमारी कितनी कॉलोनियां बनने वाली हैं। आने वाले समय में हम कॉलोनियां बनेंगी तो उसकी आवश्यकता अनुसार हमारा विद्यालय भी होना चाहिए, हमारा चिकित्सालय भी होना चाहिए, हमारे बिजली की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हमारी सड़क की व्यवस्था भी होनी चाहिए, अगर वो जाएगा निकल के तो सीवरेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा विकसित कैसे होगा। हम वही पाइपलाइन डाल रहे हैं, आज का कितने प्लॉट कटे हैं, कितनी बड़ी कॉलोनी बन रही है। अरे भाई, उससे सटी हुई कॉलोनी वो भी तो बनेगी, आगे चल के वो भी प्लान तो हमें देखना होगा
कि वो आगे चल करके उसका पानी कहीं अलग से थोड़ी ले जाना होगा, कहीं ना कहीं उसी रोड में जोड़ना होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे रोडों की कनेक्टिविटी है, हमारे एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं, लेकिन पहले तो उन्हीं रोडों की कनेक्टिविटी को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। उनकी कनेक्टिविटी अगर हमारी पूरा होंगी तो हम उससे जुड़ेंगे। उनकी कितनी हमारी वाहन संख्या, उसके आधार पर चौड़ाई हम उसकी बढ़ाएंगे। ये काम हमें करना होगा। तो ये सारा जो हमारा विजन है, इसको बढ़ाने के लिए हमें 2047 तक क्या क्या हमें आवश्यकता है, हमारा 2047 तक हमें क्या करना है, हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में कितना काम होगा, हमारा यातायात कितना होगा, अगर यातायात होगा तो हमारा प्रदूषण कितना होगा। मैं आपको मान रहा हूं, हर व्यक्ति आ रहा है, घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ी निकल रही हैं। भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का किसको अधिकार है? 4 गाड़ी निकल रही है, वो प्रदूषण कर रही है, ये हमें पता है। लेकिन हमारे पास कभी यह था कि प्रदूषण कर रही हैं, जितना प्रदूषण करेंगी उससे ज्यादा हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें वृक्षारोपण करना है, ये कभी हमारे मन में बात आई क्या? हमें यह भी बात रखना है। आप देख रहे हो, बढ़ती आबादी से हमारी नदियां सिकुड़ रही हैं, वन हमारे कम हो रहे हैं, पहाड़ हमारे छोटे हो रहे हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है क्या? हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, क्या प्रकृति उसको ठीक प्रकार से सहन कर पाएगी? आए दिन आप उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल से लेकर के आप देख रहे हैं क्या स्थिति हमारी हो रही है। और ये सारी बातें मैं इसलिए करना चाहता हूं कि यहां जो बैठे हैं वो जनरेटी बैठी है जिनको इसके बारे में विचार करना चाहिए और विचार करते भी हैं। क्या हम इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए? 2047 का मतलब यह नहीं कि बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें बन जाएं, उससे हमारा काम चल जाए। हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, हमारा विकास का रोड मैप भी होगा, उसके साथ पर्यावरण को भी हमें बचाना होगा, हमारी नदियों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, हमारे वनों को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, और हमारे आने वाले समय में किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं हो। उन सारी चीजों से बचते हुए एक अच्छे राजस्थान का मॉडल हमें देना होगा। और जब अच्छे राजस्थान का मॉडल देंगे, 2047 के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमें सारी बातों पर ध्यान रखना होगा, और उसके लिए मन की कल्पना भी होगी। और वो कल्पना इस तरह की होगी कि उस काम को हम समयबद्ध तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। हमने कहा कि 2047 तक हमारा विकसित भारत होगा, विकसित राजस्थान होगा। हमने हमारी इस साल सबसे पहले हमने सोचा था, हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही हमने देखा कि राजस्थान को सबसे पहले क्या आवश्यकता है। आप भी जब मकान बनाने जाते हो, प्लॉट लेते हो, तो सबसे पहले मां किस बात की व्यवस्था करते हो? क्या चाहिए आपको मकान का मुहूर्त लगा करके काम करने के लिए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, यह है। और राजस्थान की अगर मैं परिकल्पना करूं, तो मुझे सबसे पहले राजस्थान को अगर विकसित करना है तो मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। तो मैं, मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरा ये वर्ष पानी और बिजली के लिए है, पानी और बिजली के लिए है। हमारी सरकार ने
सबसे पहले अगर काम किया तो पानी के क्षेत्र में काम किया। कई लोग हमसे कहते हैं कि आपने ये समझौता, वहां क्या होगा, आपका माई डैम की आप बात कर रहे हो, वहां क्या होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के अंदर ठीक प्रकार से अगर पानी होगा, ठीक प्रकार से अगर बिजली होगी, तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। और हमने इसीलिए सबसे पहले बिजली और पानी के लिए कहा 2,24,000 करोड़ रुपए का हमने एमओयू बिजली के क्षेत्र में किया। हमने मंत्रिमंडल के अंदर भी 4 विषयों को लेकर के हमने उनको भी पूर्ण किया है। और हम चाहते हैं कि बिजली और पानी में हमारा राजस्थान अगर आगे रहेगा तो हमारे यहाँ उद्योग भी आएगा, हमारे यहाँ पर्यटक भी आएगा, हमारे यहाँ किसान का भी भला होगा और हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। और इसीलिए चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, या हमारा यमुना समझौता हो, या हमारा उदयपुर में देवास स्कीम हो, जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारा हिंद महासागर में आता था, जो इधर से निकल करके गंगा जी में मिल जाता था जा करके। लेकिन वहां जो अरब सागर में पानी जाता था वो हमारे कोई काम का नहीं था, इसलिए हमने वहां वो काम भी प्रारंभ किया। हमने उदयपुर की जो हमारी पहाड़ियां अरावली की, उनमें हमने टनल के माध्यम से और हमने एनीकट के माध्यम से उस पानी को भी हम इधर ला रहे हैं। अगर बारिश ज्यादा हो तो वो पानी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ को तो पानी पिलाएगा ही, लेकिन अब जिस तरह से बारिश हो रही है तो वो पानी हमारे बीसलपुर में भी आएगा और आगे भी जाएगा, तो हमारे राजस्थान के लिए काम आएगा। तो इसके लिए हमने उस योजना को भी लागू किया। यही नहीं, हमारा माई स्कीम है, और माई स्कीम का पानी हमारा गुजरात के अंदर जाता है। हमेशा उसको हम बारिश का समय आता है, उसके कई गेट हमें खोलने पड़ते हैं और वो पानी हमारा बह करके चला जाता है। हमने उसकी भी स्कीम बनाई कि गुजरात के अंदर सुजलाम सुफलाम नहर है, उसके माध्यम से अगर वो पानी हमको, क्योंकि हमारे से 25 और 30 किलोमीटर दूरी पर हमारे जालौर से रहता है, अगर वो पानी हमको बारिश के समय में मिलता है तो हम जालौर के अंदर, सांचौर के अंदर एक डैम बना करके, रानीवाड़ा के अंदर, तो हमारे 3 जिलों का उससे काम चलता है। वो पानी अगर हमको मिलेगा तो हमारे राजस्थान के ऐसे जिले जहां हमारे पास जमीन है लेकिन पानी नहीं है, वो काम हमारा करेगा। हमारी जानकारी में आया कि जो हमारा इंदिरा गांधी नहर का पानी जो हमारा आता है वो पोंगडेंग मेमासल से आता है, और वो एक बार बाढ़ आने से, ज्यादा बाढ़ आ गई पंजाब के अंदर, कोई सेना के निवृत्त अधिकारी उसमें लगे हुए थे, तो बाढ़ जब आ गई ज्यादा तो उन्होंने उस पानी को पोंग डैम के अंदर 10 फुट कम कर दिया, और उसमें हम 1400 भराव क्षमता की बजाय उन्होंने 1390 रख दिया उसमें कि ज्यादा पानी, क्योंकि ऊपर 10 फुट में पानी आता है, वो आगे कितने नीचे कितने में आएगा, बांध की स्थिति जानते हो, ऊपर पानी कितना आता है, तो 10 फुट में बहुत बड़ा पानी हमारा उसमें उन्होंने कम कर दिया। हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारे उसके कमेटी के चेयरमैन जो हमारे ऊर्जा मंत्री थे, उनसे हमने निवेदन किया कि अगर ये पानी 10 फुट हमारा बढ़ता है तो हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर को पानी मिलता है। उस पानी को हम लेते हुए जैसलमेर की टेक से लेकर के हम बाड़मेर भी उस पानी को पहुंचा सके, इसलिए वो 10 फुट हमें पानी चाहिए, उसके लिए भी हमने बात की है। हमारी यमुना की पानी की हमारी योजना सीकर, झुंझुनू और चूरू की है। हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब, उन्होंने कहा वो 2400 लेंगे। अरे भाई, पानी कहीं से आएगा? उनके खाते में पहले से 2400 क्यूसेक पानी है, हमारे में 1700 क्यूसेक यानी कि पानी है हमारे में। तो आपके घर से पानी लेने जाएंगे, आपका मटका भर जाएगा, जब तो आप हमारे मटके को भरोगे। अब ये कौन समझाए उनको बात? हमने कहा कि वो पानी जब जाता है तो वो अपना पानी लेंगे, हमको हमारा पानी मिलेगा, हमारा पानी हमको मिलेगा।
वो अपना पानी लेंगे, हमको हमारा मिलेगा, दिल्ली का पानी अलग है, वो दिल्ली जाएगा। भाई इसमें कहां दिक्कत आती है आपको? लेकिन मैं कहना चाहता हूं 75 साल के अंदर किसी ने यमुना समझौते पर कोई वार्ता नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को दीजिए, और उसका एमओयू कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी ईआरसीपी की योजना, उस ईआरसीपी की योजना को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और आपने देखा होगा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने तो हल्फनामा दे दिया कोर्ट के अंदर। कई बार इनको बुलाया, यहां से ये गए नहीं, वो आए नहीं। हमारी उस योजना को भी तोड़ मरोड़ के रख दिया। हमने उस योजना को भी, हमारे मुख्यमंत्री आए, उसको भी हमने पूरा करते हुए हमने उसका एमओयू किया। अभी एमओयू होने वाला है, कुछ ही दिनों में वो हो जाएगा और वो पानी भी आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमें काम करना है तो हम सभी को कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। हमारा भाव हमको बनाना पड़ेगा। और यहां पर जो बैठे हुए हैं वो लोग हैं कि जनमानस के अंदर पूरी तरह से बात रख सकते हैं। आलोचना में किसी की करना नहीं चाहता, क्योंकि आलोचना में कुछ रखा नहीं है। आलोचना वो करते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, और जो काम करना चाहते हैं उनको काम से काम का मतलब रहता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे नगर निकाय का जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं पवन जी को और वीरेंद्र जी को और जगदीश चंद्रा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और वास्तविकता है, हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि आपको ये संभाग स्तर पर ले जाकर के नीचे भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि कई बात होती हैं। हम जब हमारे नगर निकाय की विकसित की बात करते हैं तो कई छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। उन इश्यूजों पर हम पहले से ही मनमानस बना करके हमें तैयार रहना चाहिए, और मनमानस भी तैयार करना चाहिए, रोड मैप भी हमें तैयार करना चाहिए। और जब हम रोड मैप पूरी तरह से तैयार करेंगे तो हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। शहरीकरण जो तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में हमें आगे काम भी करना है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा रोड मैप पूरा बने, हर क्षेत्र का बने। आप कभी कभी देखते हैं ना, शहर के अंदर बहुत अच्छी सड़क बनी है, बहुत अच्छी सड़क बनी है, लोगों ने कहा बहुत अच्छी सड़क बनी है, लेकिन 3 महीने बाद ही वो खोदने वाले आ जाते हैं। मन क्या हो रहा है कि ये पाइपलाइन जा रही है, क्योंकि उसमें हमारा तालमेल नहीं है। विभाग आपस में समीक्षा नहीं करते हैं। मैंने कहा है कोई भी रोड नहीं कटेगा, उससे पहले सभी से बात होगी। आपके डिपार्टमेंट एक दूसरे से बातचीत करके उस योजना को साकार रूप देंगे। आपकी लाइन कहां होके जाएगी, ये पहले से ही सुनिश्चित करिए। अगर वो ये कह रहे हैं यहां के लाइन नहीं जाएगी, तो वो पीछे घूम के कहीं से भी आए, उसकी लागत कितनी भी आए, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन जो पहले से लाइन डल गई है, क्योंकि कभी तो नल वाले आ जाते हैं, कभी टेलीफोन वाले आ जाते हैं, कभी कोई दूसरे वाले आ जाते हैं, सिविल लाइन वाले आ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको ये आइडिया लगाना होगा कि एक साल में आबादी कितनी बढ़ी है, अगली साल कितने बढ़ने वाली है, और अगली साल कितने बढ़ने वाली है। हमारा विकसित करने के लिए, यानी कि हमारा रोड बांध कितना चलेगा। आगे आने वाले समय में हमें यह भी है कि अगर हम डीजल की बसें चलाएंगे तो हमारे शहर में प्रदूषण होगा। इसलिए सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस की आवश्यकता है, उस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर उस ओर हमारा ध्यान जाएगा तो निश्चित रूप से हमको प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में हम हमारी कल्पना के आधार पर आगे से आगे अगर हम काम करेंगे तो हमारा विकास ठीक तरह से हो पाएगा।
आने वाले समय में एक दिक्कत और आने वाली है, ये कॉलोनियां कट जाती हैं और बाद में आता है कि इस कॉलोनी में अच्छा है, यहाँ मल्टी स्टोरी चलेगा, फिर उसको लेते हैं, उसको खरीदते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, पहले से ही बड़े शहरों में प्लान होना चाहिए कि यहाँ मल्टी स्टोरी बनने वाला है, यहाँ ऑफिस बनने वाले हैं, यहाँ इस जोन के लिए, यहाँ इसके लिए, पहले से ही उस प्लान में होना चाहिए। अब प्लान में तो है, लेकिन नेताजी तो प्रभावी हैं, ये भी हमें देखना होगा। वो ये कहते हैं कि नहीं ये है, उनका कोई आ गया, किसी मिलने वाले का आ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार सभी के आपत्ति लीजिए और एक बार फाइनल होने के बाद उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर हम उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी रियायत देंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी। कई कामों में मैं कठोर भी रहना होगा और कठोर रहते हुए काम करना होगा। और मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कई लोगों का मन लगता है उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन, और उसी कमरे में काम कर रहे हैं, लेकिन कमरा में काम करने में मन नहीं लगता है। उस कमरे में भी एक सीट अलग है, वो नजर आती है। मैंने इसलिए यह भी कहा है कि हम काम की सुनिश्चितता करें। काम की सुनिश्चितता होनी चाहिए, काम किसके समय पे हुआ यह भी उसमें सुनिश्चितता होनी चाहिए। अगर जब तक वहां हैं, जब तक तो वो रहें, कोई दिक्कत नहीं, जब तक तो वो है ही। लेकिन हमने एक प्रावधान और किया है और हमने स्टार्ट भी कर दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से करता है और उसने काम में लापरवाही की है या किसी तरह से गड़बड़ी की है, तो हम पेंशन तक भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम पेंशन तक भी उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हमने कहा है। और अभी अभी हमने कई लोगों की काटी है, उनका 2 महीने की काटना, मैंने 2 नहीं 5 साल से कम मत काटिए। इतना बड़ा आदमी है, 2 महीने की तो पता ही नहीं चलेगा, 5 साल की काटिए जिससे आइडिया लग जाए कि हाँ मेरी भी पेंशन कट गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हो और उस जिम्मेदारी का पार्ट भी हो और उसमें लिखा जाए कि ये काम इनके समय में हुआ है, अगर कोई गड़बड़ी है तो अभी देख लें। देखिए, जब तक हम सुनिश्चितता नहीं करेंगे किसी के बारे में, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें सुनिश्चितता करनी पड़ेगी। और हम जब तक सुनिश्चित नहीं करेंगे, हमें जो कल्पना की है वो कल्पना हमारी पूरी नहीं होगी और उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा और हमारे राजस्थान को भी आगे बढ़ाना होगा। हमें 2047 में नए कस्बों को शहरों में GIS आधारित क्षेत्रीय विकास मास्टर प्लान के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से भी विकसित करना होगा। अमृत के तहत 191 नगर निकाय 2047 तक कवर किया जाएगा। सभी के लिए ई-गवर्नेंस, इंटरनेट पहुंच, तकनीकी नवाचारों के साथ डिजिटल रूप से उन्नत क्षेत्र में विकास किया जाएगा। अब इन सभी के लिए हमें योजना पहले से बनानी होगी और अगर हमारी योजना ठीक प्रकार से बन जाती है तो निश्चित रूप से हमारा हर निकाय विकसित होगा, सुसज्जित होगा, अच्छा होगा और लोगों को जो आप आएंगे, क्योंकि आज देख रहे हो आप शहर में आ गए। मैं एक दिन मेरा कार्यक्रम लगा दिया, मैं वहां गया था, तो मैं इस कॉलोनी में गया तो मैं उस कॉलोनी का हाल देखा। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? अविकसित कॉलोनी। बोले जयपुर में रहते हैं। अब ये तो कहीं से भी जयपुर नहीं लग रहा है जिसमें आप रहते हैं। अगर वो नगर निकाय का क्षेत्र है, अगर बाहर से व्यक्ति आ रहा है, उसमें रह रहा है, लगना चाहिए उसको। हमें कई चीज छूटती जा रही है। आपकी किसी भी कॉलोनी में बच्चों के लिए पार्क नहीं है, बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए ही नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए नहीं है। वो बच्चे दिन भर घर, टीवी, अब किताब भी खोले तो कितनी खोले। अरे भाई, इन बच्चों को स्वच्छ हवा मिले, थोड़ा सा शारीरिक भी करें, वो घर से निकलें, पार्क में खेलने को भी मिले, तो वो भी तो कभी अपने उनके सपने हैं कि बच्चे थे हम खेलते थे। उनको ऐसा कर दिया है कि कहीं खेलने के लिए जगह ही नहीं है।
इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक प्रकार से हमारे बुजुर्ग निकल करके सुबह शाम बाहर बैठ सकें, थोड़ा घूम सकें, गपशप कर सकें, तो इसके लिए पार्क में ठीक प्रकार से व्यवस्था हो, यह भी हमें सोचना चाहिए। बुनियादी ढांचों को शहरवासी यह भी सुनिश्चित है कि नेटवर्क सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का डिजाइन भी हमने उसमें किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सार्वजनिक परिवहन, यातायात के बुनियादी ढांचे, और उसके साथ साथ हमें आवश्यकता होगी तो हमारी इलेक्ट्रिक बसें आएंगी तो उनके लिए चार्जर की भी सुविधा चाहिए, यह भी आवश्यक है। हमें अगर सीएनजी की बस आएंगी तो उनके लिए पेट्रोल पंप भी खोलने की आवश्यकता। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये हमारा उस प्लान में पहले से ही हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सभी ईटीवी के पत्रकार बंधु भी आए हैं। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के हर संवाददाता, हर पत्रकार को जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को उठाते हैं। आप ये मत मानिए कि मैंने खबर चला दी, लेकिन आपकी खबर का असर, कोई भी चैनल हो उसका खबर का असर भी दिखना चाहिए। और मैंने कहा है, चाहे वो अखबार के अंदर आए या चैनलों के अंदर आए, कोई भी खबर अगर इस तरह की आती है जिससे कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, उसको परेशानी होती है, मैंने कहा तुरंत उसके लिए फोन होना चाहिए। जिस क्षेत्र में है, अगर अपराध में है तो एसपी का फोन जाना चाहिए, अगर किसी तरह से अव्यवस्था है तो जिला कलेक्टर का वहां फोन जाना चाहिए। उनको फोन के बारे में पूछना चाहिए कि खबर कैसे आई है। और आप भी ध्यान रखें कि आपकी खबर से कहीं गलत खबर से कोई अधिकारी परेशान भी नहीं हो, इसलिए आप भी प्रामाणिकता के साथ उस खबर को चलाएं, जिससे कि आपकी खबर का असर भी हो, आपकी खबर बेअसर नहीं हो। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने आपके लिए, वैसे तो पत्रकारों के लिए हमने हमारे इस बजट में किया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पत्रकारिता करे, जासूसी नहीं, वो ज्यादा दिन नहीं चल पाती है, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पहला बजट है, मैं पत्रकारों की भी अच्छी तरह से जानता हूं, कितनी मेहनत उनकी होती है, कितना कुछ वो करते हैं, इसीलिए बजट, और ये पहला बजट है, ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आप सभी का ध्यान भी रखा जा रहा है और आगे भी ध्यान रखा जाएगा। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि 2047 के विजन में आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे जो कई सोसाइटियों के हमारे प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, प्रदेश के हर नागरिक का योगदान है। हमें कुछ बातों पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए, हमें उनको टोकना भी चाहिए। अगर अच्छा है तो सराहना चाहिए, गलत है तो उसकी बताना भी चाहिए। अगर हम सभी एक नागरिक के दायित्वों को अगर हम पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कल्पना का राजस्थान हम सब मिलकर के आप बना सकते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे कई ऐसे काम हैं जो होने चाहिए। हम कभी देखते हैं कचरा हमारा किस तरह से इकट्ठा होता है, दुर्गंध आती है, ठोस प्रबंधन के कार्यक्रम भी उसमें होने चाहिए। अगर उसका प्रबंधन ठीक प्रकार से करेंगे तो कई बीमारियों से हम बचेंगे। हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में भी किस तरह से, कितने क्षेत्र में हमारे चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी हमें करना है। कभी कभी हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, हमारा सिस्टम किस तरह से होता है, उस ओर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कि हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या होता है कि मकान में 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ जितना है वो लगा देता है, लेकिन मकान तो उसका है,
आगे की सड़क किसकी है? आगे की सड़क किसकी है? वो सरकारी है। घर में से जो भी गंदा, जो काम में नहीं आने वाला सामान है, वो सड़क के सामने आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? क्या वो आपकी नहीं है? हमें विचार करना चाहिए। समाज के अंदर यह भी हमें एक विचार करना चाहिए कि आपने जो मकान बनाया है वो आपका है, आपके बिल्कुल सामने है, आपके घर के सामने है। वो सड़क आपकी नहीं है क्या? वो सड़क किसकी है? यह भी हमें विचार करना चाहिए कि उस सड़क पर भी गंदगी नहीं हो, ठीक प्रकार से उसकी साफ सफाई हो। कभी कभी होता है कि मेरे यहां गंदगी पड़ी है, अरे कहेंगे इसको आगे खिसका दे थोड़ा सा। अरे वो आपका नहीं है क्या? थोड़ा सा आगे खिसकाने से क्या होगा? उसको पूरी हटवा दो। और आपको कहना ही है, खिसकाने की भी आप कह रहे हैं और हटवाने की भी आप कह रहे हैं, लेकिन खिसकाने की जल्दी कहते हैं, हटवाने की कम कहते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरे से कहा था, मैं जब सरपंच था तो मेरी ग्राम पंचायत का गांधी ग्राम में चयन हो गया था। तो एक अधिकारी आए हुए थे, मेरे से बोले कि साहब आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा अच्छे काम हो पंचायत के अंदर। बोले 5 सिद्धांत हैं। मैंने कहा हाँ है। बोले विकसित की कल्पना क्या है? मैंने कहा विकसित की कल्पना है कि हम सबसे पहले मानसिक रूप से विकसित हो। बड़ी बड़ी मंजिलों से, बड़ी बड़ी रोडों से हम विकसित नहीं बन सकते मेरे भाइयों। पहले हम स्वयं को विकसित होना पड़ेगा, हमारी मानसिकता को विकसित के रूप में ले जाना पड़ेगा, हमारी सोच को आगे बढ़ाना होगा। यह हमारे विकास का विजन होगा, और यह हमारे विकास का विजन होगा, वही हमारे राजस्थान का विजन होगा, वही हमारे भारत का विजन होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र को यह नहीं समझेंगे यह दायित्व तो मेरा नहीं है। हो सकता है आपके कानून में नहीं लिखा हो, लेकिन हर नागरिक का कर्तव्य है हमारे गांव को, हमारी तहसील को, हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को, हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का, उसको ठीक से दिशा देने का। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। कई लोग सोचते होंगे अरे क्या बात करते हैं, कौन मानता है हमारी। कई बार मैं ये कहता हूं, एक दीपक आप जलाओ, एक दीपक मैं जलाऊं, कारवा बढ़ता जाए, और जहां अंधेरा है मां अपने आप उजाला हो जाए। इस कल्पना के साथ हम सब आपको चलना है। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अच्छा काम है, अच्छे काम के प्रति जो आपका लगाव है, अगर उसको हम मन में धारणा करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकसित नगर निकाय भी बनेगा, विकसित राजस्थान भी बनेगा, और विकसित भारत भी बनेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये एक अच्छी कार्यशाला माननीय पवन जी ने और जगदीश चंद्रा जी और बीरेन जी ने रखी है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और आप सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया है। आप वो सभी एक एक व्यक्ति वो हैं जो इस समाज में एक अच्छी बात रखने का, समाज में परिवर्तन लाने का, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम को आप बढ़ा सकते हैं। आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।